नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे दोस्तों। लेकिन आज कुछ बड़े राजनीतिक धमाके हमारे भादरा क्षेत्र में हुए हैं, तो उसको लेकर हम जरूर आपको कुछ बड़ी खबरें आज बताने वाले हैं और उन बड़ी खबरों में कैसे भादरा विधानसभा का समीकरण जो है वो थोड़ा बदल सकता है और कौन इससे प्रभावित हो सकता है, कौन आगे जा सकता है, कौन पीछे जा सकता है, ये हम विस्तार से आपको आज बताने वाले हैं। और आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हम खबरों में क्या क्या प्रमुख चीजें रखेंगे। एक तो आज जो मलसी सर का वायरल वीडियो था उसके बारे में बताएंगे, उसका हमने आज सच उजागर किया है। और वो जो जिसका वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके साथ मारपीट हुई, जिसने माइक संजीव बेनीवाल की सभा में छीना था, वो हमारे कैमरे के सामने भी आया। आज हमने उसके वीडियोस भी डाले और आपने देखे भी होंगे, वो वीडियोस भी हमारा वायरल हो रहा है। तो इसके अलावा हम आज बात करने वाले हैं, 4 सभा हुई आज, किन किन नेताओं की 4 सभा हुई और उनमें सुपर डुपर हिट किसकी सभा रही, कौन फ्लॉप रहे, किसकी संभावनाएं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है और कौन प्रमुख टक्कर में अब दस्तक देने लगा है, इसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। और आज हम आपको विस्तार से एक चीज और बताने वाले हैं और वो चीज है संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया आपस में परस्पर इनकी जो प्रमुख टक्कर दिखाई दे रही है, उनकी ताकत और कमजोरी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों आज। और आपको इनकी चुनावी कैंपेन के बारे में भी बताएंगे और कल होने वाली 2 सबसे बड़ी सभा और उस सभा में क्या हो सकता है, इसकी तैयारियां कैसे की जा रही है और फिर उसके मायने क्या हो सकते हैं भीड़ के, उसके विषय में भी हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आज कौन आगे बढ़ा है और सारे के सारे नेताओं की हम एक प्रकार से आज आपको समीक्षा करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जल्दी से मैं आपको 1-2 खबरें हैं वो बता दूं, जरूरी है, हमारे आसपास क्षेत्र की है। तो 67वीं 14 वर्षीय नेशनल जूडो प्रतियोगिता में जो कि जम्मू में आयोजित हुई है दोस्तों, उसमें छानीबड़ी के सौरभ कुलड़िया ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसको लेकर पूरे छानी में जश्न का माहौल है, पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में जश्न का माहौल है। राजस्थान का सीना गर्व से ऊंचा किया इस सौरभ कुलड़िया ने। तो दोस्तों, बाइट चिल्ड्रन स्कूल छानीबड़ी के ये 10वीं का उसका छात्र है और उस स्कूल में जश्न हुआ, उनका मान सम्मान हुआ। और 3-4 वर्षों से जूडो सेंटर में ये कड़ी मेहनत भी कर रहे थे सौरभ। और सौरभ के कोच जो है वेद कुलड़िया, वो भी काफी मेहनत उन्होंने की, तो उनको भी बधाइयां बराबर मिल रही है। और दोस्तों, धन्यवाद के पात्र हैं उनके कोच भी, जिन्होंने शानदार तैयारी ऐसे खिलाड़ी को करवाई है और पूरे स्कूल में जश्न का माहौल है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे बलवान पूनिया की और संजीव बेनीवाल की। शहर में एक कंपटीशन चल रही है, कंपटीशन सभा चल रही है, गांव में भी इसी प्रकार से हो रहा है। जिस बड़े गांव में बलवान पूनिया ने या संजीव बेनीवाल ने बड़ी सभा कर दी, उसकी चर्चा हो गई जिस प्रकार हो रही है, तो दूसरे नेता पर भी प्रेशर बन जाता है और वो वहां दूसरे दिन अपनी सभा वहां रख लेता है। अगर दूसरे दिन नहीं भी रख पाए तो उससे अगले दिन तो 100% वो वहां सभा रख रहा है। क्या डर है और किस प्रकार का ये डर है? अगर बात करें शहर की, तो शहर में भी जबरदस्त इसी प्रकार का कंपटीशन चल रहा है। एक सभा बलवान पूनिया की होती है तो एक संजीव बेनीवाल की होती है और दोनों ही सुपर हिट सभाएं होती है, भीड़ भरी सभाएं होती है। उसकी फोटो वायरल करते हैं, उसके वीडियोस वायरल करते हैं उनके समर्थक और प्रयास करते हैं कि किसकी सभा टॉप रही, कौन जीत रहा है, ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं शहर की बात कर रहा हूं। कल संजय चौक पर संजीव बेनीवाल की ऐतिहासिक सभा हुई, तो नंदलाल चौक पर बलवान पूनिया की भी ऐतिहासिक सभा हुई, बड़ी भीड़ थी उसमें भी। और संजय चौक की सभा में, संजीव बेनीवाल की सभा में भी जबरदस्त भीड़ थी। इसका अंतर भी हम आपको बताएंगे और समय समय पर बताते ही हैं। वैसे इनके साथ जो गाड़ियों का काफिला चल रहा है, लेकिन
इसके अलावा सच्चाई और भी है, तो वो आप समझे, आप लहर का आंकलन करें, किसको नुकसान किसको फायदा हो रहा है वो आंकलन आप करें, उसका आंकलन हम नहीं करेंगे। किसी को नंबर 1 पर 2 पर हम नहीं बताने और दिखाने वाले हैं आपको। उनमें लगातार एक कंपटीशन चल रहा है, और ये कंपटीशन है दूसरे की सभा से अपनी सभा को बड़ा दिखाना। तो बड़ा जबरदस्त रोचक चुनाव मुझे याद आता है 1993 का चुनाव दोस्तों, ज्ञान सिंह चौधरी और लालचंद डुड्डी का चुनाव, जिसमें झंडों का कंपटीशन हुआ था। जनता दल से थे लालचंद डुड्डी और ज्ञान सिंह चौधरी निर्दलीय थे। हरे रंग का उनका झंडा था, किसानी का प्रतीक, हरियाली का प्रतीक। तो उस झंडे को टेल्टिया वालों की हेली पर, जो मील बोलते हैं संजय चौक पर, वहां बहुत ऊंचा आसमान में लहराता हुआ लगाया गया। अगले ही दिन जबरदस्त ऊंचाई पर जनता दल का झंडा लगा, जो कि रामचंद्र जी सुथार है, राजू डिंपल, बलवीर जी सुथार, छोटू मिस्त्री आदि, मनमोहन सुथार, इनके मकान, इनके घर में बोर करके बाकायदा, पहले तो झंडा वैसे ही लगाया गया, जब फिर ज्ञान सिंह जी का झंडा और ज्यादा ऊंचा कर दिया गया, तो फिर लालचंद जी के झंडे को जबरदस्त जमीन में बोर करके पाइप डाल के, उसके बाद में बड़े पाइप में छोटा पाइप, उसके बाद में फिर छोटा पाइप, फिर छोटा पाइप, फिर छोटा पाइप, बहुत गहराई तक इस प्रकार पाइप जमीन में दाब दिए गए। और उसके बाद में छोटे से छोटे पाइप को पहले निकाला, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, और देखते ही देखते जनता पार्टी का झंडा आसमान में लहराता हुआ और झंडा दिखाई देना बंद हो गया था। दोस्तों आप यकीन मानिएगा, 10-10 फीट लंबे झंडे को टांगा गया, और 10 फीट लंबा झंडा भी नीचे से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस प्रकार कितनी ऊंचाई उसकी हो गई होगी। और बीबीसी ने उस समय इस कवरेज को किया था आकर, और बीबीसी न्यूज आई थी, बीबीसी लंदन से, रेडियो में ये न्यूज़ें लोगों ने सुनी थी। तो इस प्रकार का चुनाव था वो 1993 का। ठीक उसी प्रकार का चुनाव कंपटीशन दिखाई दे रहा है, शहरों में जो सभाओं का कंपटीशन होता है। लेकिन ये जो चुनाव है वो 2008 के चुनाव की हूबहू कॉपी है दोस्तों। उसी प्रकार की लहर यहां चलती हुई दिखाई दे रही है। मैं एक दावे के साथ आपको कहता हूं, उस समय अगर जयदीप डुड्डी की जो लहर थी, अगर अब जो वर्तमान में जितने वोट है और वो वोट उस समय 2008 में होते, तो जयदीप डुड्डी को 1 लाख प्लस वोट मिलते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं शहर में इनके कंपटीशन की, और सभाओं की भीड़ का सच तो हम बहुत पहले और कई बार आपको बता ही चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी भीड़ मैनेज है, काफिला लेकर आकर दिखाई जाती है। शहरों की गलियों को गाड़ियों से पाट देते हैं, गलियां अवरुद्ध कर देते हैं भीड़ दिखाने के लिए। लेकिन अंतर फिर भी है, लेकिन उस अंतर को हम आपको बताना नहीं चाहते। आचार संहिता है, किसी को आगे पीछे हम नहीं बताना चाहते, लेकिन वो अंतर लगातार चलता आ रहा है। तो ये कंपटीशन चल रहा है। इसके बाद में हम आपको अन्य खबर आपको बताएं, तो जल्दी से मैं कार्यक्रम बता देता हूं। आज संजीव बेनीवाल का जो कार्यक्रम था बुढ़ेर, शिवदानपुरा, गडड़ा और नंदलाल चौक पर अब से कुछ देर बाद में होने जा रहा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम। एक अजयगढ़ प्लेस सिकरोड़ी में भी सुबह एक सभा हुई, कार्यक्रम हुआ। राजपूत समाज ने संजीव बेनीवाल को, भाजपा को समर्थन दिया बड़ी संख्या में। इसके अलावा बलवान पूनिया के ताबड़तोड़ जनसंपर्क की बात करें तो मुंसरी, 7 जीजीएम, उजलवास, दीपलाना, परलिका, और इसके अलावा दोस्तों विश्वकर्मा चौक पर, और उसके बाद में जानसल, उत्तरादावास आदि इनकी सभाएं अभी तक जारी है। देर रात को सभाएं थी और दिन में सभाएं थी, वो सभाएं हुई। सबकी सभाओं में रस, जबरदस्त भीड़ और उत्साह दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों उस खबर की, जिस खबर को लेकर आपको उत्सुकता भी होगी, कल होने वाली सभाओं की। हम आज की सभाओं की भी बात करेंगे, कौन आगे कौन पीछे, कल होने वाली सभाओं की, और कौन बड़ा नेता आ रहा है। नौर में अमित शाह 23 तारीख को आने वाले हैं दोस्तों, परसों 23 तारीख को, जिस दिन प्रचार प्रसार ही बंद हो जाएगा।
तो ये बड़े नेता हमारे अगल बगल अब आने वाले हैं। पीएम मोदी तक आ चुके हैं, राहुल गांधी तक आ चुके हैं, खड़गे तक आ चुके हैं। अब कल वसुंधरा राजे सिंधिया भी भादरा में आ रही है। 22 तारीख को संजीव बेनीवाल की जो सभा है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया दोस्तों भादरा में आने वाली है और बड़ी सभा करने वाली है संजीव बेनीवाल के पक्ष में। कितनी भीड़ जुटती है देखने वाली बात है, लेकिन यहां भी नजरें लोगों की बनी रहेगी। और कल होने वाली 2 सभा, एक बलवान पूनिया की और एक संजीव बेनीवाल की, भाजपा बनाम माकपा, इन दोनों ही बड़ी सभाओं से दोस्तों ये कम से कम तय होगा कि कौन है इस बार 2023 के चुनावों का सिकंदर, कौन बाजी मार रहा है, ये देखने वाली बात है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, चुनावों में कंपटीशन होते हैं, कभी उतार चढ़ाव की, इसके पक्ष में इसके पक्ष में, ऐसा भी लगता है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताऊं, भादरा की जनता 1 साल, 1.5 साल और करीब करीब 2 साल पहले, हो सकता है 2 साल का समय इसमें ना हो, लेकिन 1-1.5 साल पहले कन्फर्म भादरा की जनता अपना विधायक अपने मनों में, अपने मन मस्तिष्क पर, अपने विचारों में चुन लेती है। अब जो चुनाव है और जो चुनाव होते हैं साल 1.5 साल बाद, उसमें तो सिर्फ मुहर लगती है, लेकिन वो नेता किसको चुनती है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो चुप्पी है जो दिखाई दे रही है, हमने कई बार कहा है आपको, बड़ी संख्या में चुप्पी दिखाई दे रही है इस बार विधानसभा में। सिर्फ कट्टर समर्थकों को छोड़कर ये चुप्पी तय करेगी कि जनता ने चुना किसको था। और जब 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे तब पता लगेगा चुना किसको था। लेकिन जो चीजें चल रही है आपके सामने है। अब हम आपको बताएं तो 22 तारीख को 2 सभाएं हैं, तो दोनों की दोनों सभाएं बड़ी होगी, भीड़ वाली होगी, दोनों में ही भीड़ होगी, इसमें कतई कोई संदेह नहीं, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। सभी अपने अपने जहां से भीड़ बुलानी है वो बुलाएंगे। अब आरोप लगते हैं कि बहुत बार कि हरियाणा से भी, इस भीड़ में तो हरियाणा से बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं हरियाणा से भी आएंगे और दोनों ही सभाओं में आएंगे। अरे इन नेताओं के रिश्तेदार आएंगे और वो रिश्तेदार आएंगे तो अपने रिश्तेदार की नेता की सभा में क्या वो भीड़ नहीं लेके आएंगे? क्या वो कुछ लोग कुछ गाड़ियां नहीं लेके आएंगे? लेकर आते हैं, हमेशा आते हैं। और भादरा में वर्षों से, दशकों से ये परंपरा रही है, तो कल कैसे ये परंपरा टूट सकती है? आज राजेंद्र जलंधरा की सभा थी, जबरदस्त सभा थी, उनके भी कुछ गाड़ियां बाहर से उनके भी आई, उनके रिश्तेदारी, जो रिश्तेदार है वो आएंगे दोस्तों। लेकिन बड़ी संख्या में जो भीड़ आज राजेंद्र जलंधरा की थी उसकी भी बात करेंगे, वो भादरा क्षेत्र की ही ज्यादा थी। तो कुल मिला के अगर बात करें दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं सभाओं की। आज की सभा की बात कर लेते हैं हम। आज की सभा 4 सभाएं हुई। राजेंद्र जलंधरा की सभा हुई, भारी भीड़ वाली सभाएं थी। और उसके बाद में अगर बात करें, बजरंग सहारण की सभा थी, वो भी अपना जो कार्यालय उनका विश्वकर्मा चौक के पास वीडीएस प्लेस के आगे जो कार्यालय है, वहां उनके सामने उनकी सभाएं हुई। तो उस सभा में क्या हुआ मैं आपको बताऊं। उस सभा में भी भीड़ अच्छी हुई, हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था हमारे यूट्यूब चैनल में, उसको थोड़ा सा दुरुस्त करने में समय लगा, माफी चाहूंगा यूट्यूब के दर्शकों से। और अभी जो सभा आज हुई 4 दोस्तों, पहले जालेंद्रा की सभा से लेते हैं। जालेंद्रा की सभा बीडीएस प्लेस में हुई और बड़ा पंडाल लगा था। 2.5 बीघा जमीन है बीडीएस प्लेस में। जो संजीव बेनीवाल की सभा हुई उसमें सारा कवर किया गया था। आज जो बड़ा मैदान था उसमें डबल मैदान है, बड़ा जो मैदान था उसको कवर किया गया था राजेंद्र जलंधरा द्वारा, और वो पूरा लगभग भरा हुआ सा दिखाई दिया। बेशक उसमें कुछ जगह खाली थी, लेकिन हजारों की तादाद में भीड़ थी, बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। और भीड़ का उत्साह अगर देखे, देहात क्षेत्रों से आई हुई,
कुछ गाड़ियों को छोड़ दे आप, 5-10 गाड़ियों को जो उनके रिश्तेदारों की हरियाणा से आई होगी, सैकड़ों गाड़ियां आज आई और उनमें भादरा क्षेत्र के, देहात क्षेत्र के राजेंद्र जलंधरा के समर्थकों की भीड़ थी। और उस हजारों की भीड़ में जो उत्साह था और जो भीड़ थी वो आज की सुपर डुपर भीड़ थी और राजेंद्र जलंधरा का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है इस भीड़ से। और पहले उनकी एक सभा थी अपने चुनावी कार्यालय के पास में ही, खाली भूखंड पर की थी, उससे कहीं जस्ट डबल ये भीड़ थी दोस्तों। वो भीड़ कहीं ना कहीं 2,500-3 हजार की भीड़ थी, हमने उस समय भी आकलन किया था, उससे कहीं डबल से ज्यादा ये भीड़ थी। तो इस भीड़ से क्या फायदा हुआ है राजेंद्र जलंधरा को, उनकी हवा और पुख्ता हुई है और जो लगातार आगे बढ़ने का सिलसिला था राजेंद्र जलंधरा का, वो दोस्तों और आगे बढ़ा है। कहां तक इनका सिलसिला रुकेगा, अभी 2-3 दिन मात्र चुनाव में है, 25 तारीख को चुनाव है और आज महज 21 तारीख है, आज का दिन बीत चुका है। तो 3 दिन आप मानकर चल सकते हैं, इन 3 दिनों में कौन कितना और आगे बढ़ सकता है, ये तो आप पर निर्भर है, उन नेताओं की कैंपेन पर निर्भर है और उनकी छवि पर निर्भर है और जनता की चाहत पर निर्भर है, वो चाहती क्या है। जनता चुप है और जो बड़ी संख्या में 15 से 20% तो वोट जो होते हैं हमारे लहर के, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस हिसाब से जो वोट करने वाले हैं, कौन आगे बढ़ रहा है, थोड़ी सी इसमें यहां निवेश होते हैं वो वोट और उन्हीं निवेश के चलते विधायक बनता है दोस्तों किसी भी क्षेत्र का। हर जगह होते हैं ऐसे वोट, हाँ कई जगह ये वोट कम जरूर होते हैं। हमारे भादरा विधानसभा में बलत के वोट बहुत ज्यादा है, एक दूसरे की बलत के चलते वो किसी को भी वोट डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है विचारधारा क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। भादरा क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, अगर उनको किसी नेता को हराना है, जैसे यहां चाहे आप राजेंद्र जलंधरा को ले, चाहे बजरंग सहारण को ले, चाहे आप रामनाथ शर्मा को ले बसपा से, या फिर आम आदमी पार्टी को ले, संजीव बेनीवाल को ले, सभी के सभी एंटी इनकम्बेंसी या फिर कुछ भी कहे आप, बलवान पूनिया का शासनकाल, इसकी आलोचना कर रहे हैं भरपूर, तरह तरह के मुद्दे लेकर आ रहे हैं और कमियां जो बलवान पूनिया में थी उसकी भी बात करेंगे हम, ताकत और कमियों की बात करने वाले हैं आज, उसको मुद्दा बनाए हुए हैं और सारे के सारे इस बार कभी इसको मार लिया जाए इस बार तो क्या होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, ये तो जनता जनार्दन का अपना डिसीजन है। हम इसके ऊपर कोई अपनी कोई बात आपको नहीं थोप रहे हैं, आप इसका अंदाजा सहजता के साथ इनकी चुनावी कैंपेनों से लगा सकते हैं। हम तो कौन कहां कब आगे बढ़ा कब पीछे हुआ, कितनी बड़ी सभाएं थी, क्या उत्साह था, क्या भाषण रहे, किसका लॉस हो रहा है, कौन कैसा मुद्दा बना रहा है, किस मुद्दे को हवा मिल रही है, किस मुद्दे की हवा निकल रही है, ये चीजें हम आपको बता देते हैं। इस सभी चीजों से आपको निचोड़ निकालना होता है। हम निचोड़ अभी नहीं बताने वाले हैं, हम तो निचोड़ मतदान होने के बाद में आपको बताएंगे, जो हम डाटा हमारे पास आए हैं या हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जो आज की सभा हुई उसके बारे में राजेंद्र जलंधरा के लिए हमने बताया। बजरंग सहारण की सभा, बड़ी भीड़ जुटाई बजरंग सहारण ने भी और लगातार बजरंग सहारण का भी काफिला बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। 1-2 दिन जरूर उनके बढ़ते काफिले में रुकावटें आई, लेकिन फिर भी निरंतर धीमी गति से सही आगे बढ़ते रहे। तो बजरंग सहारण का भी दोस्तों युवा किसान नेता के रूप में क्षेत्र की जनता बजरंग सहारण को पसंद कर रही है और जिस नेता के पक्ष में इस चुनाव में हमदर्दी अगर कोई है, ये फैक्टर अगर कोई कहां है तो ये फैक्टर बजरंग सहारण के लिए काम कर रहा है, इसके लिए हमदर्दी है। लेकिन यहां मैंने कई बार आपको बताया बहुत फैक्टर काम करते हैं। 2003 में बताया था, स्वर्गीय लालचंद रूडी का निधन हो गया था और उनके निधन से सिंपैथी की लहर डूडी परिवार के पक्ष में थी, लेकिन एक नया चेहरा था डॉक्टर सुरेश चौधरी का,
जो कि 2000 में यहाँ कर्फ्यू लगा था। एक युवक ने युवती की हत्या की थी, स्कूल परिसर में चाकुओं से गुप्ती से गोंद कर 7 दिन तक कर्फ्यू की आग में झोंका गया था। भादरा को आंदोलन चला था, उसमें असलम नाम के एक युवक की भी मौत हुई थी। उसके चलते चर्चा में बने थे, नया चेहरा था, युवा राजनीति से जयपुर से निकलकर भादरा में आया था। वो 93 का चुनाव भी लड़ चुका था। कांग्रेस की टिकट से 22,500 वोट लिए थे। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सुरेश चौधरी की। तो ये नए चेहरे का फैक्टर उस सिंपैथी वाले फैक्टर पर भारी पड़ा था। तो ये फैक्टर कब किस फैक्टर को कौन सा फैक्टर मार दे या उसकी हवा कुंद कर दे, इसका एक रीजन और था। हालांकि फैक्टर ये बहुत बड़ा होता है, जो मैं अभी बजरंग सांड के लिए आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बेचारा बनकर यहां चुनाव जीता जा सकता है। और सुरेश चौधरी को जो आंदोलन चला था उसमें उनकी पिटाई भी हुई थी थाने में, और एक सिंपैथी भी उन्होंने भी बटोरी थी। लेकिन लालचंद डुड्डी की सिंपैथी, जिन्होंने 2 दशकों तक जबरदस्त राजनीति की थी भादरा क्षेत्र के लिए, उनके देहांत के बाद में उनकी धर्मपत्नी को भाजपा टिकट मिली थी। 2003 के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। तो सिंपैथी का फैक्टर यहां बड़ा था। लेकिन इन्हीं के परिवार से पीपी सिंह ने यहां चुनाव लड़ा था, बागी होकर, परिवार से बागी होकर, और 14,000 वोट लिए थे। बिमला डूडी को 37,000 कुछ वोट मिले, माफ कीजिएगा 34,000 कुछ वोट मिले थे। डॉक्टर सुरेश चौधरी को 37,500 कुछ वोट मिले थे, और वो विधायक बने थे। मात्र 3600 का अंतर था। और 14,000 वोट पीपी सिंह ने लिए, जो पूर्व लोकायुक्त सचिव लालचंद डूडी के भाई थे। अपनी भाभी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये फैक्टर यहां इस तरीके से वहां मरा। अगर पीपी सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो निश्चित रूप से यहां डॉक्टर सुरेश चौधरी विधायक नहीं बनते, बिमला डूडी विधायक बनती। दोस्तों, ये बड़ा फैक्ट तथ्य है। अब बात कर रहे हैं हम बजरंग सारण की। तो एक फैक्टर इनके फेवर में जरूर है, हमदर्दी का, और वो आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर है यहां बलवान पूनिया के शासनकाल का, कुशासन का मुद्दा बनाए हुए विपक्ष, कि बलवान पूनिया का कुशासन समाप्त करना है यहां से। और इसी के लिए राजेंद्र जलंधरा, संजीव बेनीवाल भाजपा, और स्वयं बजरंग सहारण आदि आदि सारे नेता लगे हैं। और इसीलिए ये फैक्टर बड़ा हो गया है। और यहां इस फैक्टर के चलते एक लहर चल रही है। उस लहर का सबसे ज्यादा फायदा संजीव बेनीवाल को मिल रहा है, राजेंद्र जलंधरा को मिल रहा है, अजीत बेनीवाल को मिल रहा है, बजरंग सहारण को मिल रहा है। लेकिन किसी को कम, किसी को ज्यादा फायदा मिल रहा है। आप समीक्षा समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से किस ओर जा रहा है चुनाव में क्या हो सकता है। हालांकि एक दिन में ही बदल सकती है तस्वीरें। आज भी कई गांवों का एक प्रकार से समीकरण बदला है। जो ये 4 सभाएं हुई है उससे, जो लोग इंतजार कर रहे थे इन सभाओं में क्या होगा, किसका कितना पुदीना है, जैसा कि मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, और भादरा में ये शब्द बहुत यूज होता है, किस में कितना दमखम है, वो देखकर जनता, जो 15 से 20% वोट होती है, जो लहर में जाते हैं, जो जीत में लगाते हैं, और जो पूरी सिचुएशन समीकरण देखकर वोट देते हैं, जो किसी विचारधारा को नहीं मानते हैं, बस उनको अपनी कुछ को गलत भुगतानी होती है, कुछ को रड़क की राजनीति जो हो रही है उसमें हिस्सेदारी लेनी है, आदि आदि बहुत से इसमें छोटे छोटे कारण बनते हैं, वो एक बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। तो इसके लिहाज से हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था बजरंग सारण की रहेगा प्रभाव, लेकिन ये चुनाव दोस्तों कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अब बात करें आम आदमी पार्टी, अनाज मंडी में इनकी सभा थी, और आम आदमी पार्टी की एक सांसद दोस्तों यहां पहुंची। उन्होंने शानदार संबोधन भी किया, लेकिन भीड़ ज्यादा नहीं थी। सांसद राखी बिड़लान वो पहुंची थी यहां, भीड़ ज्यादा नहीं थी। और कहीं ना कहीं महंत रूपनाथ यहां मार खा गए। बसपा की टिकट ली थी उन्होंने, 15,000 कुछ वोट बटोरे थे। एग्जैक्ट वोट मैं आपको इनके बताऊं, 15,000 करीब वोट उन्होंने लिए थे, 15,000 प्लस वोट लिए थे।
लेकिन वो रिकॉर्ड अपना नहीं तोड़ पाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महंत रूपनाथ, बहुत सुस्त चल रही है इनकी चुनावी कैंपेन। एक रेडियो बजता है, अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं बजती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, उससे माइक बोलता रहता है, लोग सुनने वाले नहीं होते। दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रत्याशी को भाषण देना होता है और अपना एक घोषणा पत्र, अपना एक विजन उस विधानसभा क्षेत्र के लिए रखना पड़ता है, जो कि यहां कैंपेन में मार खा रहे हैं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी। तो अब बात करें बसपा कैंडिडेट रामनाथ शर्मा की। दोस्तों, कोई बड़ी सभा नहीं कर रहे और रामनाथ शर्मा का बहुत सुस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। गांव में जाते हैं, 15, 20, 100 जितने भी उनको गांव वाले मिलते हैं, उनको अपना विजन बताते हैं और इन नेताओं के शासन कुशासन के बारे में बताते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। कोई बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं देता, कोई तरीके से हाईटेक तरीके से चुनावी चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो नहीं किया गया है। और उसमें मैं आपको बताऊं तो न्यूनतम प्रदर्शन रह सकता है बहुजन समाज पार्टी का भादरा से। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन रह सकता है। पिछले सारे रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। इसके लिए अभी 3 दिन है। रामनाथ शर्मा को जबरदस्त प्रयास करने होंगे और अपनी कैंपेन में सुधार लाना होगा। अब बात करें कार्तिक के डूडी की। बहुत ज्यादा संभावना इनके लिए नहीं है, लेकिन नया चेहरा है, अपना प्रभाव छोड़ने में जरूर कामयाब होंगे। आरएलपी की टिकट के लिए लाइन में थे और आरएलपी ने यहां एसीपी से समझौता कर लिया, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से, हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने, और ये सीट समझौते में मुकेश चोपड़ा को दे दी, एसीपी की सीट। तो यहां से एक प्रकार से पार्टी छोड़कर बागी होकर जेजेपी की टिकट ले आए चौटालों की, हरियाणा से कार्तिक के डूडी, और उससे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कितनी उनको उम्मीदें हैं, क्या टारगेट है, किस प्रकार की कैंपेन चल रही है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो वो भी अपना हो सकता है सम्मानजनक प्रदर्शन वो कर ले। अब बात करें हम अजीत बेनीवाल की। कांग्रेस टिकट की सबसे बड़ी पार्टी 2, भाजपा और कांग्रेस, उसकी टिकट अजीत बेनीवाल को मिली। बेशक देर से मिली, लेकिन ये वो नेता है जो लगातार जीरो से बढ़ते हुए आगे बढ़े हैं। कांग्रेस करीब करीब माकपा में समाहित हो चुकी थी। बहुत से ऐसे वजूद वाले स्वाभिमानी कांग्रेसी जो थे वो डटे हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष किया, टिकट आई। बलवान पूनिया को मात देकर टिकट लेकर आए वो, और उसकी खुशियां मना रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से दोस्तों, जो 1.25 लाख से अधिक लाभार्थी है अशोक गहलोत की योजनाओं के, उनको घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी कैंपेन अगर कांग्रेस की देखे तो। और धुरंधर नेता, धुरंधर कार्यकर्ता कांग्रेस में है। कोई बड़ा नेता सभा के लिए नहीं आया। आज सभा हुई, शानदार सभा थी और कार्यकर्ताओं की सभा थी। बूथों पर ड्यूटी लगाने वालों की वो सभा थी और सबको एक बूथ यात्रा निकाली गई। बूथों पर कार्यकर्ताओं को रवाना किया गया और उनको अपनी चुनावी रणनीति के बारे में बताया गया मीटिंग में। किस रणनीति से, नई रणनीति से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। और दोस्तों, कांग्रेस भाजपा ऐसी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी भी ऐसी पार्टियां हैं, इनका वोट बैंक है जो निश्चित एक वोट बैंक है और बहुत कट्टर वोट बैंक ये होते हैं। उन्हीं पार्टियों को ये वोट जाते हैं। ऐसे लोग कांग्रेस को वोट भी देंगे। कितनी बड़ी संख्या में दे रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे थे अजीत बेनीवाल, कितना आगे बढ़े हैं ये देखने वाली बात है। और नुकसान जितना आगे बढ़ेंगे बलवान पूनिया को पहुंचाएंगे। पूरा का पूरा लगभग, थोड़ा सा अगर छोड़ दे, क्योंकि भीम सिंह बेनीवाल संजीव बेनीवाल परिवार से है और गांधी में कुछ अपने रिश्तेदारों के ये वोट लेने में कामयाब होंगे, तो वो वोट निश्चित रूप से संभवतः संजीव बेनीवाल के ही टूट रही है। लेकिन जितना आगे बढ़ रहे हैं उसमें से 80% से अधिक वोट वो माकपा के तोड़ रहे हैं, और माकपा के भी नहीं तोड़ रहे, अपना मूल वोटर वो कांग्रेस में वापस समाहित हो रहा है। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि माकपा का वोट तोड़ा जा रहा है कांग्रेस द्वारा, नहीं, अपना मूल वोटर जो है वो वापस लाया जा रहा है कांग्रेस में, और उसमें कांग्रेस सफल होती हुई प्रतीत हो रही है। और यही रीजन है
कि माकपा को कांग्रेस यहां बड़ा नुकसान दे रही है और माकपा की हवा नहीं बन पा रही है, लहर नहीं बन पा रही है, लगातार जो गिरावट है वो और ज्यादा तीव्र होती जा रही है। दोस्तों, यहां अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो आपने सोचा नहीं होगा, इस प्रकार के परिणाम यहां आ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं दोनों की, संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया की कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट की। तो सबसे पहले बलवान पूनिया को लेते हैं। बलवान पूनिया एक प्रकार से युवा पीढ़ी के नेता हैं, तेज तरार नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और जुझारू, मेहनती और जबरदस्त वक्ता शैली इनकी है। ये अपनी वक्ता शैली से, जुझारूपन से, संघर्ष से और युवाओं की टीम की बदौलत, क्योंकि अगर जबरदस्त वक्ता है और युवा है तो युवा टीम जुड़ी जाती है। इन सारे दमखम के साथ वो 2018 में जीत कर आए थे। लेकिन अब इनकी कुछ कमजोरी अगर माने, इनका विकास कार्य भी इनकी ताकत है, उसका भी फायदा उनको बहुत मिल रहा है इस चुनाव में। अगर इनकी कमजोरी माने तो इनकी वक्ता शैली ही इनकी कमजोरी बन रही है। ये इनके लिए बड़ा माइनस पॉइंट है। जिस वक्ता शैली पर इनको नाज था, जिसके लिए इनकी सर्वाधिक चर्चा थी, युवा इनके साथ जुड़े, वही खराब और अमर्यादित भाषा के रूप में कुछ गलत शब्दों के चुनाव के चलते उनका चयन सिस्टम बहुत गलत हो गया। ये कहीं हड़बड़ाहट में, बौखलाहट में भी हो सकता है और प्रेशर में, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है आजकल। जिस प्रकार से कंपटीशन चुनाव में होते हैं, अक्सर नेता कुछ प्रेशर में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा भी निकल पड़ती है। और सोशल मीडिया का समय है, सोशल वर्किंग का युग है दोस्तों, ये डिजिटल युग है। एक खराब चीज, एक गलत चीज आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, आप सोच ही नहीं सकते। और यही हो रहा है बलवान पूनिया के साथ। तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों, इनको रड़क निकालने की और रंजिश की जो राजनीति इन्होंने की है और नजदीकी इनको छोड़कर गए हैं और इनके खास नजदीकी मंचों पर बैठने वाले विभिन्न अपराधों में ग्रस्त, संलिप्त, मिली भक्ति के साथ जो मिले हैं, विपक्ष उनको उजागर कर रहा है एक सफल कैंपेन के साथ। ये भी बलवान पूनिया की बहुत बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। और यहां बलवान पूनिया का एक प्रकार से ग्राफ जो नीचे आ रहा है वो यहां और ज्यादा तीव्र हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें कि उनकी जो रड़क निकालने की और जो एक प्रकार से दबंगता आपको दिखाई दे रही है, वो दबंगता नहीं दोस्तों, वो विपक्ष की सफल कैंपेन से तानाशाही का रूप ले चुकी है। उसको तानाशाही के रूप में विपक्ष यहां प्रदर्शित करने में, लोगों को बताने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है कि ये दबंगता नहीं, ये इनकी तानाशाही है, ये इनकी दादागिरी है। पुलिस को सड़कों पर नहीं आने दी, ये कोई दबंगता नहीं है। इससे अपराध बढ़े, चोरियां लगातार हो रही थी। क्या आपने इन एक महीने में किसी भादरा में कोई चोरी हुई है? सुना है आपने? चिट्टा पकड़ा गया, डीजल पकड़ा गया नकली, चंदन पकड़े गए, आए दिन लकड़ियों की अवैध वो पकड़ी जा रही है, हथियार पकड़े गए, नशे की गोलियां, आदि आदि ये अपराध जो है वो लगातार पकड़े गए। तो पुलिस आजाद हुई ना, सड़कों पर निकल कर आई और इन अपराधों पर अंकुश लगा और धड़ाधड़ इनको पकड़ा गया। और चोर जो थे उनके हौसले पस्त हो गए, जो पहले उनके हौसले बुलंद थे वो पस्त हो गए क्योंकि पुलिस आजाद हो गई, सड़कों पर आ चुकी थी। तो ये भी बलवान पूनिया की बहुत बड़ी कमजोरी निकल कर आया। और ये इनको अपनी जो है, अभी भी भाषणों में बलवान पूनिया रोजाना अपने भाषणों में ये चीज रखते हैं कि मैंने पुलिस को आने नहीं दी, चालान नहीं कटने दिया। अरे भाई, कोई अगर गलत वाहन चला रहा है, अगर कोई किसी प्रकार से यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसका चालान तो कटना चाहिए, वो चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर या किसी भी राजनेता का कितना ही खास क्यों ना हो। क्या उसको बचाकर आप, आम आदमी के पास तो कोई बाइक गाड़ियां होती नहीं, उनको तो काम ही नहीं पड़ेगा इन पुलिस वालों से। और जिनको काम पड़ा, जो खास थे, क्या वो दबंगता के साथ अपनी कमियों को छुपाते हुए प्रशासन के ऊपर रोब झाड़ते हुए निकल जाएंगे? उनका चालान नहीं कटेगा? अरे इसमें काय की बड़ाई है।
और ये बलवान पुनिया अपने संबोधनों में कह रहे हैं। तो ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि पब्लिक के दिमाग की जो पकड़, इनकी पब्लिक के ऊपर पकड़ बहुत ढीली पड़ चुकी है। देखो, ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की टिकट जो मिली है, वो कह रहे थे मेरी जेब में मैं आने नहीं दूंगा, साइलेंट रहेगी, और फिर कहा किसी कमजोर को मिलेगी, और कांग्रेस की टिकट मिल गई और प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो ये बलवान पूनिया का एक प्रकार से आईना था, ग्राफ था, जो मैंने आपको दिखाया। संजीव बेनीवाल की आती है। संजीव बेनीवाल भी अगर बात करें, पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, उम्र बलवान पूनिया से कहीं ज्यादा है, लेकिन इस पड़ाव पर भी ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं। जल्दी उठकर ताबड़तोड़ बलवान पूनिया के बराबर मेहनत करते हुए आपको गांव में दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कम है? संजीव बेनीवाल की ये ताकत है। हाँ, बलवान पूनिया की तरह उनके पास युवाओं की टीम का वो जखीरा नहीं है, लेकिन यहां भी ये गलत है। हर गांव में संजीव बेनीवाल के पास युवाओं की टीम है, लेकिन उनको उचित नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है, दिशा नहीं दी जा रही है। एक आजकल एक तरीका होता है, हर नेता का अलग अलग तरीका होता है। बलवान पूनिया का गाइड करने का युवाओं को तरीका जो है संजीव बेनीवाल से सुपर है, बेस्ट है। इसीलिए उनकी युवाओं की टीम दिखती है, संजीव बेनीवाल की टीम नहीं दिखती। अरे गांव में आप देखो, बड़ी संख्या में बाइकर्स युवा संजीव बेनीवाल को रैली के रूप में बाईपास से गांव के बाहर से और वो सभा स्थल तक लेके जाते हैं, लगभग हर गांव में। ये क्या है? ये टीम नहीं है, लेकिन वो गांव तक सीमित है। उनको संजीव बेनीवाल शहर तक लाने में कामयाब नहीं हो पाए, या उन्होंने यूज उनका उचित नहीं समझा होगा। उनकी एक अपनी अलग रणनीति, अपनी अलग एक राजनीतिक पॉलिटिकल उनका सिस्टम है। हो सकता है वो अपने सिस्टम में कामयाब हो, सही हो, हम गलत हो, लेकिन ये चीज संजीव बेनीवाल की अगर देखे तो कमजोर दिखाई देगी बलवान पूनिया से। लेकिन हो सकता है वो खुद तो अपनी ताकत मान रहे हैं इसको लेकर कि मेरी राजनीति टिकी हुई और संयम भरी, शालीनता वाली सभ्य राजनीति है मेरी, और इसका बुजुर्गों में इनको बहुत फायदा मिल रहा है। तो कुल मिला के ये एक प्रकार से शालीन, मधुर भाषी, ये चीजें बलवान जो संजीव बेनीवाल की है, ये ताकत है। और इनकी कमजोरी अगर कहें तो कार्यकर्ताओं की टीम, आप मान सकते हैं उचित नेतृत्व कार्यकर्ताओं को, युवाओं को नहीं मिला, इसलिए ये कमजोरी मान सकते हैं आप। इसके अलावा औसत वक्ता, ये कोई बलवान पूनिया के लिए धूम धड़ाके वाले वक्ता नहीं थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, ये लहरें जो चलती है और जो इस प्रकार की तूफान आंधियां जो चलती है, वो ऐसे ही नहीं चलती। इस समय भी सब चीज, जैसे कोई हमारा मीडिया का क्षेत्र ले लीजिए दोस्तों, हम कोई एक प्रिंट मीडिया के अखबार के लिए कोई खबर बनाते हैं तो उसके लिए 9 तत्व हम उस न्यूज में सम्मानित करते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए। तो इन 9 के 9 चीजों को हम अगर उस न्यूज में हम शामिल नहीं करेंगे, वो न्यूज कंप्लीट न्यूज नहीं होती है, वो अधूरी न्यूज होती है। अगर कोई पढ़ा लिखा और अधिकारी लेवल का व्यक्ति, टीचर, इस लेवल का व्यक्ति अगर उस न्यूज को पढ़ेगा तो उसमें अगर वो अधूरी है, तत्व पूरे नहीं है, तो उसको कुछ कमियां महसूस होगी, उसमें अधूरापन सा लगेगा उस खबर में। तो मैं कह रहा हूं, अगर किसी की लहर, या चुनाव पर भी ले सकते हैं, यही सूत्र काम करेगा। तो यहां भी कोई लहर अगर बनती है तो उसमें ये सारी चीजें होती है। तो यहां भी संजीव बेनीवाल ने अपनी भाषण शैली में अभूतपूर्व सुधार किया है, आप देख रहे हैं। और ये शुरुआत कब हुई पता है आपको? कविता पुनिया बादरा के पुलिस थाने में थी, और एक ऐसा मैटर था, दलित वर्ग का ही कोई मैटर था, ज्यादती का, पुलिस की ज्यादती का मैटर था, और विधायक की एक प्रकार से तानाशाही प्रवृत्ति थी। संजीव बेनीवाल ने बड़ा काफिला लेकर थाने के आगे और वहां जो है प्रदर्शन किया था। और उस समय हम इस संजीव बेनीवाल से बात कर रहे थे, साफ संदेश भारत से, और संजीव बेनीवाल ने वहां कहा था कि तेरे थाने भी देखेंगे, तेरी तहसील भी देखेंगे, तेरे जुल्म भी देखेंगे। तो इस प्रकार से वो चीजें लोगों ने पसंद की थी। संजीव बेनीवाल अक्सर बहुत ही संयम भरा भाषण सा देते हैं, और आज की युवा पीढ़ी को वो उबाऊ सा लगेगा कि बड़ा बोरिंग सा भाषण है। जैसे कई बार हमारे पत्रकार साथी भी कह देते हैं, कई नेताओं के बारे में एक एक भाषण देते हैं, कहीं ना कहीं कॉपीराइट का क्लेम नहीं आ जाए।
तो दोस्तों इस प्रकार का भाषण संजीव बेनीवाल का था। लेकिन इस चुनाव में संजीव बेनीवाल ने जबरदस्त अभूतपूर्व सुधार किया है। कुछ शब्दों का चयन किया है, कुछ वाक्यों का चयन किया है, कुछ शेरो शायरियों का चयन किया है, इसमें सम्मानित की है, और उसके बाद में कुछ आक्रामकता उस भाषण में डाल दी है। और अब जब आप संजीव बेनीवाल का भाषण सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं बोरिंग नहीं हुई। बड़ा शानदार भाषण था। आप हंसेंगे भी, आप नारे भी लगाएंगे, आप में जोश भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी संजीव बेनीवाल ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। तो अब हम बात करें, बलवान पूनिया बड़े धुरंधर और घाघ राजनीति किए है, इसमें कोई शक नहीं। अक्सर कामरेड जो होते हैं दोस्तों, बड़े जबरदस्त वक्ता तो होते हैं, मेहनती होते हैं, संघर्षशील होते हैं। हर चीज के लिए आंदोलन करना एक कामरेडों का एक प्रकार से स्टाइल होता है और उनकी कार्यशैली होती है। संजीव बेनीवाल एक ऐसे धुरंधर नेता से, जो कि विधायक भी बन चुका, और बलवान पूनिया ने कई बार कहा कि अब मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं, 4 चुनाव में लगातार मैं 20 वर्षों तक विधायक बनूंगा। यहां अभी एक ही योजना है, 3 योजना मेरी और बाकी पड़ी है। धड़ल्ले से ना जाने कितनी बार ये शब्द बोला, और मैं ये सीट उसको दूंगा जो मेरे से ज्यादा भागकर, मेरे से ज्यादा विकास करके, मेरे को मात देकर मेरे से आगे निकलेगा, उसको मैं ये वापस सीट दूंगा, तब तक मैं ये सीट वापस नहीं दूंगा। तो यहां इस घाघ ऐसे जबरदस्त नेता से संजीव बेनीवाल का मुकाबला है। और यही आप मानिए, अगर कोई कमजोरी भी बलवान पूनिया की है तो उस भीड़ से मैनेज कर जबरदस्त टक्कर यहां पैदा की हुई है बलवान पूनिया ने। और आप अगर सुनेंगे, देखेंगे, चाहे वो सट्टा मार्केट देखे या कुछ भी देखे, आपको ऐसे लगेगा अरे कांटे की टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है, कोई भी आगे पीछे दिखाई नहीं देता। कभी आप सुनेंगे बलवान पूनिया आगे है, इतने वोटों से जीत रहे हैं, उनके दावेदार, उनके समर्थक धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं। तो उस नेता से मुकाबला है। और एक इनके दोनों के बीच का अंतर मैं बता दूं, बलवान पूनिया की ताकत है सोशल नेटवर्किंग, और ये जो सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया है, ये बलवान पूनिया की संजीव बेनीवाल से बड़ी ताकत है, अभी भी बड़ी ताकत है। संजीव बेनीवाल हालांकि पीछे से आगे आए हैं, लेकिन अभी अगर बात करें, बलवान पूनिया 90% है तो संजीव बेनीवाल 60% पर पहुंचे हैं। ये आपको फैक्ट तथ्य बता रहा हूं मैं। सोशल मीडिया पर, उनकी चुनावी कैंपेनों पर, सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वीडियो वायरल करना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शेयरिंग हो, अपने नेता के संबोधन वाला वीडियो शेयर करवाए अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से। संजीव बेनीवाल इसमें पीछे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपने हितों की खबरों को ज्यादा शेयर नहीं करवा पाते। उनके कार्यकर्ता भी बहुत कम समझते हैं, क्योंकि उम्र दराज उनकी कार्यकर्ता, उनकी वोटर, उनकी मतदाता सूची में सबसे ज्यादा है। हालांकि युवा है, हमने बताया हर गांव में है, लेकिन यहां युवा मुखर है, यहां मुखर नहीं है। ये भी अंतर है दोनों के बीच में। तो ऐसे नेता से चुनाव है दोस्तों। ये परस्पर इनके दोनों के कंपैरिजन आपको कैसे लगे, ये भी आप हमें बताइएगा। लेकिन अब मैं उस वायरल वीडियो की बात कर रहा हूं आपको। मलसी सर का जो वायरल वीडियो हुआ था दोस्तों, क्या था वो? संजीव बेनीवाल की सभा में संजीव बेनीवाल बोल रहे थे मलसी सर में, हम भी उस सभा में थे, हम थोड़ा सा पहले निकल गए थे। लेकिन यहां जो शख्स दिखाई दे रहा था, हमने भी यहां बताया था, हमने सुना जो था, और हमने जो बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि वो कोई कामरेड था और उसने सभा को खराब करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना जाए इस तरीके की खबर का बयान दे दिया होगा, लेकिन हकीकत क्या थी, और हमने भी विश्लेषण किया था। वो जब संजीव बेनीवाल बोल रहे थे तो वो शख्स पीछे खड़ा था और ऐसे ऐसे मूंछों को ताव दे रहा था, और अपने हाव भाव वो जो जिस प्रकार के दिखा रहा था, उसके अंदर कुछ चल रहा था। जैसे ये कुछ करने वाले हैं, ये कुछ अलग हटकर इन लोगों से जो सारे के सारे वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उनसे कुछ अलग हटकर सोच रहे हैं। और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही संजीव बेनीवाल ने अपना भाषण पूरा किया, माइक जो है दलवीर बिजारनिया को, जो मंच संचालन कर रहे थे, माकपा छोड़कर भाजपा में आए, उनको दिया। देते ही वो शख्स आगे बढ़ा और दलवीर बिजारनिया से माइक पहले तो मांगने की शैली में, जैसे पकड़ कर ले रहे हैं आराम से।
जब दलवीर बिजारनिया ने माइक को पीछे किया तो उस शख्स ने हाथ आगे करके जैसे माइक छीन रहा हो, और उसके बाद में वहां संजीव बेनीवाल भी हरकत में आए, अरे माइक क्यों छीन रहे हो। तो इस प्रकार की वो आपाधापी आपने वीडियो में देखी होगी। उसके बाद में संजीव बेनीवाल के समर्थक उसकी तरफ टूट पड़े और वो नीचे गिर गया, और पीछे एक जो शख्स और था जिसका नाम संजय कुमार था, वो भी हमारे कैमरे पर आ जाया। उसके साथ थप्पड़ मुक्की भी हुई। पहले उस शख्स ने जो माइक छीन रहा था उसने संजय को एक थप्पड़ लगाया, उसके बाद में उसने लगाया, फिर वो नीचे गिर गया था। उसके बाद में भीड़ उसके ऊपर झुक गई थी, जैसे उसकी जबरदस्त पिटाई हो रही हो। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, आपको हकीकत आज सामने भी आई, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। हकीकत ये थी कि वो भी भाजपा का ही कार्यकर्ता था, और पहले वो कांग्रेसी था, उसने माकपा को वोट नहीं दिया था। तो माकपा का है ये आरोप मिथ्या साबित हुआ। इससे कोई ये आरोप है जो बिल्कुल मिथ्या और गलत है कि बलवान पूनिया का मैनेज था या बलवान पूनिया का वो कार्यकर्ता था, बलवान पूनिया ने किसी प्रकार से सभा में विघ्न करने का प्रयास किया हो, ये गलत है। ये इस शख्स ने हमें बताया, और इसका रियल सच भी यही है। तो जैसे वीडियो आप देख सकते हैं, हमारी वार्ता हुई है, 13 मिनट से अधिक का ये वीडियो है, और हमने खुलकर इनसे हर मुद्दे पर बातचीत की है, हर विषय पर, पहलू पर, वायरल वीडियो पर, और उसके बाद में घटनाक्रम पर बात की है, और उन्होंने खुलकर जवाब भी दिया। उसके बाद में मात्र 10 मिनट बाद में कुछ लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो भाजपा का ही कार्यकर्ता है, मलसी सर का ही है। उसके बाद में उनके साथ वार्ता हुई, और जो 1-2 थप्पड़ या मारपीट का जो हुआ था, उसके बाद में वो सॉरी फील भी कर ली गई, जैसा संजय ने हमारे कैमरे के आगे बताया। उसने माफी भी मांग ली थी, मेरी गलती हो गई, और मैं नहीं जानता था, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के थे, वो खचवाड़ा बनवाड़ा के थे, तो ये मलसी सर के थे। और उसके बाद में वो मैटर क्लोज हो गया था, वहीं क्लोज हो गया था। लेकिन वो वीडियो कुछ मीडिया चैनलों के कैमरे में था, और वहां से वो वीडियो काट कर वायरल किया जाने लगा, और जबरदस्त वायरल हुआ। तरह तरह से बलवान पूनिया के कामरेड के समर्थकों ने उसका फायदा उठाने के लिए उसको बहुत वायरल किया कि संजीव बेनीवाल की सभा में किसी को माइक नहीं दिया जा रहा है, और खुद ही बोला जा रहा है, और वहां इस प्रकार की घटना हुई। और बीजेपी के भी कुछ लोगों ने यहाँ कमेंट भी किए, और इस प्रकार से प्रचारित किया कि ये सब करा धरा उनसे बचने के लिए, कि ये सब करा धरा बलवान पूनिया के कार्यकर्ताओं का है। लेकिन आज घटना का पटापेक्ष हुआ है, उसका रियल आपके सामने, उसका सच जो है आपके सामने आया है, और ये बीजेपी का ही कार्यकर्ता था जो ये बोलना चाहता था माइक लेकर कि 22 तारीख को जो सभा है वसुंधरा आएगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर हम मलसी सरगाम से यहां आने वाले हैं। यही बताया उन्होंने कि मैं इसी को बोलने के लिए। लेकिन हमने बात की, ये तो कोई शिष्टाचार नहीं था। मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद तो किसी का संबोधन कहीं होता ही नहीं, राजनीति या कोई भी मंच हो, इस प्रकार से भाषण नहीं होता। और भाषण अगर किसी को कुछ अपनी बात कहनी है तो विधिवत रूप से मंच संचालक को नोट करवाना पड़ता है कि मैं इस विषय पर ये मेरा संबोधन देना चाहता हूं, और वो नोट करके उनका बाकायदा नाम मंच से लिया जाता है। हमने भी ये सवाल उनसे किया, सिस्टम तो ये होता है, आपने तो माइक छीन कर, क्या आप नेचुरल नहीं थे, क्या आप होश में नहीं थे? उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि वो होश में थे, लेकिन उत्साहित थे, अति उत्साहित थे, और इसी अति उत्साह में वो ये गड़बड़ कर बैठे। तो दोस्तों वायरल वीडियो का सच तो यही था, और परसों प्रचार प्रसार थम जाएगा 23 तारीख को। सभी नेताओं की किस्मत ईवीएम में 25 तारीख को कैद हो जाएगी। 3 दिसंबर को परिणाम आएगा, वो परिणाम क्या होगा सबके सामने होगा। तो कुल मिला के आपको कैसी लगी समीक्षा? और दोस्तों अब हम अगर बात करें, आज 21 नवंबर को क्या विशेष दिवस है, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। और खारे पानी के लिए हम आज विशेष रूप से सोच रहे थे कि आपको बताएंगे। गांव में खारा पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, तो उसको लेकर बताने वाले थे, लेकिन आज नहीं बता पाएंगे। वो कल बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे। और कल उन सभाओं की हम समीक्षा भी करने वाले हैं, उनके मायने भी आपको बताएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपनी फेसबुक वाल पर आप शेयर कीजिएगा। ये अपना प्रेम प्यार स्नेह दुलार हमें
जरूर दीजिएगा और इसके लिए हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।